हेलो बच्चा लोग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मजे से होंगे। वेलकम बैक टू नायक क्लासेस। दिस इज आदित्य नायक। पिछले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वाला चैप्टर था, पर उसको मैंने स्किप किया है क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर ह्यूमनाइज में जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिज्म के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने हीटिंग इफेक्ट, मतलब टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हमने देखा था। यानी कि कोई भी कंडक्टर के अंदर हीट, अगर कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो उसके चारों ओर क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसको बोल देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया, सॉरी, तो इसके चारों ओर ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स नाम है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मैग्नेट्स क्या है। ठीक है, बचपन में हमने बहुत सारे मैग्नेट्स में खेले होंगे। ठीक है, और हमारे घर में भी, आप सबके घर में भी बहुत सारे मैग्नेट्स होंगे। तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज अ मैग्नेट। सो मैग्नेट इज एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ या चीज जो आयरन को या फिर आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अपने ओर अट्रैक्ट करता हो, उसको कहा जाता है मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट, ये तो हमने जान लिया मैग्नेट क्या है। मैग्नेट्स के टाइप भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर देयर। तो जनरली तो हम बार मैग्नेट्स को देखते हैं। ठीक है, घर में आपके बार मैग्नेट्स भी होंगे, और स्पेरिकल शेप में बॉल टाइप में भी मैग्नेट्स होंगे। हॉर्स शू नाम का भी एक मैग्नेट आता है जो कि यू शेप में होता है। ये जनरली क्या है ना, कार्टून्स में, या कार्टून, अगर टॉम एंड जेरी कार्टून आप देखे होंगे तो उसमें ये मैग्नेट यूज हुआ था। यू शेप का, ऐसे यू शेप में होता है वो मैग्नेट। वो क्या करता है, जेरी टॉम के मुंह के अंदर कोई लोहा, आयरन आयरन का, सॉरी, एक सब्सटेंस मेड अप ऑफ आयरन उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। फिर उसके पीछे यू शेप का मैग्नेट पकड़ के भागता रहता है, तो टॉम अपने आप उसके पीछे खींचे मतलब अट्रैक्ट होकर आ जाता है। ठीक है, तो जो यू शेप का मैग्नेट है वो हॉर्स मैग्नेट उसका नाम है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मैग्नेट क्या है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट्स के बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होता है। पहला जो प्रॉपर्टी है, दैट इज एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल, सेकेंड वन इज साउथ पोल। ठीक है, यानी कि पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि हर एक मैग्नेट का 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप बोलेंगे कि ये तो बार मैग्नेट में होता है, स्पेरिकल मैग्नेट में कहाँ होता है, यू शेप मैग्नेट में कहाँ होता है? हाँ, यू शेप मैग्नेट में भी होते हैं, हर मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरली बार मैग्नेट को कंसीडर करके चलते हैं, तो मतलब देख के एज यूजुअल हमारे डेली लाइफ में हम बार मैग्नेट में ही सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल लिखा होता है, तो हम उसको सोचते हैं कि बार मैग्नेट्स में ही सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। हर मैग्नेट में, हर एक दूसरे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल अगर दोनों साइड में सेम पोल रख लें तो वो अपने आप को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर धकेलना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिपेल या रिपल्शन। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। अगर एक साइड में नॉर्थ है, ये एक साइड में नॉर्थ है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को धक्के मार के रिपेल करेंगे। सिमिलरली साउथ साउथ भी रिपेल करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा मैग्नेट का कहता है कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। अनलाइक पोल मतलब एक साइड में नॉर्थ रखेंगे, एक साइड में साउथ रखेंगे, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, पर नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक अट्रैक्ट्स, लाइक रिपेल्स। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, हम कभी लड़के लड़के से अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते, यानी होते हैं, लेकिन उनको जी ए समथिंग कहते हैं, तो उस टॉपिक पर हम नहीं आएंगे। लेकिन आप देखेंगे हमेशा अपोजिट जेंडर से ही अट्रैक्शन होता है। ठीक है,
सिमिलरली मैग्नेट्स के केस में भी सेम है, अनलाइक पोल से ऑपोजिट पोल से अट्रैक्शन होता है और सेम पोल से लाइक पोल से रिपल्शन होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, substances which are attracted by magnets are called magnetic substances, substances which are not attracted by magnets are called non-magnetic substances। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म के बेसिस पे सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला पार्ट कहता है कि जो सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि कोई एक ऐसा चीज सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर मैग्नेट के साथ जाके चिपक जाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड मैग्नेटिज्म के बेसिस पे जो सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया गया है, तो सेकेंड कैटेगरी में आता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस उन्हीं चीजों को कहा जाता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, उनको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, आपके पास मेरे पास ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट सपोज मान लेते हैं, मैं उसके पास लाके एक रबर को रख लूंगा, पेंसिल का जो इरेजर है, या फिर कोई प्लास्टिक शीट हो या फिर वुड हो, उसको लाके रखूंगा, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो उनको कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि substances which are not attracted by magnets, example rubber, wood, paper etc। ठीक है, क्लियर? उम्मीद है आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन व्हिच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट पढ़ लिया, मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड, अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, यानी कि कोई भी एक ऐसा मतलब द एरिया अराउंड मैग्नेट, सपोज ये एक मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है। इसके चारों ओर जो ये एरिया इसको सराउंड, ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर जो ये एरिया इसको सराउंड किया है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दोनों में से कोई भी एक फोर्स होता है मैग्नेटिक का, रिपल्सिव फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स। अगर इन दोनों फोर्स को इसके सराउंडिंग के अंदर यानी मैग्नेट के पास एक्सपीरियंस किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि द एरिया इन व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी नॉर्मली मैग्नेट को सराउंडेड एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको मेजर किया जाता है टेस्ला से। मैग्नेटिक हर चीज का हमें पता है, हर चीज जो होता है तो उसको हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए भी, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक यूनिट हमारे साइंटिस्ट ने दिया है हमको, टेस्ला करके, ठीक है। तो टेस्ला स्मॉल कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को टेस्ला से मेजर किया जाता है, ठीक है। यूनिट है टेस्ला। फिर है सेकेंड पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? एक क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? हमने पहले लाइन में देख लिया, इससे पहले वाले लाइन में, कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूनिट दिया गया है टेस्ला, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है इसीलिए हम इसको मेजर करते हैं। तो सिंस इट कैन बी मेजर्ड देन दैट्स व्हाई इट हैज मैग्नीट्यूड। एंड आप मैग्नेट का ना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार मैग्नेट मैंने बना दिया है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो बार मैग्नेट तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के बाहर क्या होता है, नॉर्थ से अराइज होता है, साउथ में जाता है, यानी आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड राइजेस फ्रॉम नॉर्थ and move towards south, but inside the magnet यानी मैग्नेट के अंदर the magnetic field rises from the south and move towards the north, यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। पर जो भी हो, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसके पास है और हमने देख लिया इसके पास मैग्नीट्यूड भी था, इसके पास डायरेक्शन भी आ गया, तो इसके पास दोनों चीजें हैं, तो इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बोलोगे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर
द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइंस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वी कैन ओनली एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड बट वी कैनॉट सी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम आंखों से तो नहीं देख सकते कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं देख सकते, बट हम क्या करते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो पर थियोरिटिकली उसको क्या करते हैं ना, थियोरिटिकली उसको दिखाने के लिए, यानी थियोरिटिकली हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसको फील्ड लाइन, इस डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ इसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, बाहर नॉर्थ से साउथ तक जाता है, अंदर साउथ से नॉर्थ तक आता है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन इसमें डाला है इसी को ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। These are only the hypothetical or imaginary lines which are drawn just to represent the magnetic field lines. But actually, we cannot see magnetic field with our eye, with the help of our eyes, because we can just experience those force. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स को हम बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। दैट्स वाई हम क्या किया, इमेजिनरी लाइन ऐसे थियोरेटिकली डाल दिए ताकि ऐसे मतलब हमें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, क्लियर? एक मिनट बस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि हर चीज का ना अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इसके जो मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने लिख लिया है, बस आप इतना ही पढ़ के जाए। ये जो पूरा है ना, ये पूरे इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए और मैं नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगा उसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं बस यहाँ पे जितना लिखता हूँ आप बस इतना ही नोट्स पढ़ के चले जाएंगे ना, तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे आराम से, इजीली। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लास 10 का साइंस, क्लास 10 का मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ इस बार मैथ्स का पेपर काफी डिफिकल्ट आया था। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि मैथ्स का पेपर इजी था, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ एक ही सेट देखा था और वो सेट में क्वेश्चंस काफी इजी थे, तो मेरे को लगा कि नहीं पेपर बहुत इजी आया इस बार। पर एक्चुअल में वो सेट को छोड़ने के बाद और बाकी मैंने और एक सेट देखा, उसमें बहुत सारे डिफिकल्टी लेवल थे। तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे घर के पास जो ऑफलाइन, मतलब मेरे पास जो बच्चे नॉर्मली डाउट वाउट लेके आ जाते हैं, दोस्त वोस्त लोग हैं, तो उन्होंने एक बंदे का वो पेपर देखा, वो बंदा बोला कि भैया तो जेई एडवांस का पेपर चलेगा। बोला नहीं, जेई एडवांस का तो नहीं होगा, इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा बोर्ड्स का पेपर। पर मैंने देखा, मैं बोला कि हाँ फिर तो डिफिकल्ट लेवल में, बोला कि मैं समझ गया कि हाँ बहुत डिफिकल्ट है इस बार। ठीक है, तो एक सेट शायद बहुत इजी आया, तो मैं पहले वही सेट को देख के बोल दिया था कि मैथ्स का पेपर इजी है, बट एक्चुअली इजी नहीं था। ठीक है, और काफ़ी सारे बड़े बड़े टीचर्स जो हैं, जैसे ऋतिक सर हो गए, ऋतिक मिश्रा सर, PW के, आप जानते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट मतलब वीडियो बनाया था CBSE के लिए, ताकि इतना डिफिकल्ट लेवल ना बढ़ाएं डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो फिर मैं वीडियोस देखा तो मेरे को पता चल गया कि नहीं, एक पेपर को छोड़ के बाकी सारे तो काफ़ी डिफिकल्ट आए थे। ठीक है, तो बट चलेगा, नॉर्मली आपने अगर अच्छा किया होगा तो अच्छा ही होगा, एट द एंड आपके साथ अच्छा ही होगा, उसका टेंशन मत लीजिए। मैथ्स को छोड़ दीजिए, मैथ्स का एग्जाम खत्म हो गया, जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मेन 5 कैरेक्टर्स हैं। जो पहला कैरेक्टर हमारा है दैट इज द मैग्नेट, MFL का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ एंड मूव टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, बार मैग्नेट के केस ही लेके देख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार मैग्नेट है, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से जनरेट होता है, साउथ में जाता है। लेकिन ये क्या कब होता है, कि कौन से केस में होता है, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एक बार मैग्नेट सोच के चलूँ और ये ब्लैक वाला साइड को नॉर्थ पोल, व्हाइट वाला एंड को साउथ पोल मान लूँ, तो आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के अंदर को छोड़ के जो बाहर वाला एरिया है, वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ में जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ना, ये ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं हुए, हमेशा ये कर्व्स में होंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यानी ऐसे कर्व्स आप जानते होंगे, ऐसे ऐसे शेप में होंगे। ठीक है,
तो ये क्या हमें नॉर्थ से जनरेट हो, यहाँ से नॉर्थ से जनरेट हुआ, साउथ में आ गया, तो ये जो ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको क्लोज कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ मूव टुवर्ड साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, पहला प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टेट्स दैट दे आर क्लोज्ड कर्व्स। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, काफी पास पास में होंगे, यानी बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, वीक कैसे होता है, ये भी आपको आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, एक कैरेक्टरिस्टिक में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कर्व्स तो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व्स, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये बस याद रख लीजिए, आपको फिलहाल के लिए आपको बस याद रख के ही चलना होता है चीजें, एक बार समझ लीजिएगा, फिर अपने ओन वर्ड्स आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमने यहाँ पे देखा कि नॉर्थ से जाता है, साउथ में एंटर करता है, ये आउटसाइड मैग्नेट है, पर मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ में एंड होता है, ठीक है। यानी इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम साउथ मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, बट the process gets reversed when we take the outside case of the magnet। मतलब आउटसाइड के केस में क्या होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जाता है, पर इनसाइड मैग्नेट क्या होता है, साउथ से लेके नॉर्थ में जाता है। तो ये मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको आप याद रख लीजिएगा। 2 या 3 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लेगा 2 मार्क्स में कि स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये आप इसको याद रख लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, आई मतलब करंट है, करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इस टाइप का कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर मतलब जनरली एक नॉर्मल सा वायर को हम मान के चलते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो पहला तो यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम दे सकते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल क्या चीज है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। इट कैन बी, यानी इट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, उसमें वो क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है, ये आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है लॉट ऑफ सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, ठीक है। यानी ऐसे सर्कल्स यानी बहुत सारे सर्कल्स होंगे जिनका सेंटर सेम हो। एग्जाम्पल, ऐसे ये एक सेंटर है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल का भी सेंटर ये है, तीसरा सर्कल का भी सेंटर है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे जिनका सेम सेंटर होगा, उनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो इनको क्या कहता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। जो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उनके मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। फिर आता है लास्ट, सर्कल्स आर क्लोजर नियर कंडक्टर। जो सर्कल्स होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो कंडक्टर के पास में काफी क्लोज होता है, ठीक है। ये 3 चीज आप याद रख लीजिएगा। और ये डायग्राम मैंने दिखा दिया, ये कंडक्टर है, बैटरी से कनेक्टेड है, वी आर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, के मतलब स्विच है, तो ऐसे जा रहा है, तो ये जाने, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ऐसे जो ये देख रहे हैं ना, ये मैंने एक दिखाया है कि स्क्वायर टाइप का किया है ऐसे रोम्बस टाइप का, तो एक्चुअली ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में बनाया हूँ मैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है। मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि जगह ने तो बोर्ड पे है नहीं, ठीक है, गाड़ी भी आप भाई का देख रहे हो, ठीक है, तो जगह तो है नहीं, तो इसलिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाया। और वैसे तो मैं पिछले वीडियो में बोल दिया था कि डायग्राम के साथ मेरा दूर दूर तक रिश्ता काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी बुरा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया गया है, या फिर कोई रेफरेंस बुक अगर फॉलो करते हैं तो उसमें भी दिया रहेगा, ठीक है। मैंने ऑक्सफोर्ड से देखा था ये डायग्राम। तो इसमें एक स्विच लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखा गया है, और यहाँ पे से ये जो रोम्बस टाइप का चीज़ है वो नॉर्मली एक पेपर को मतलब वो दिखा रहा है कि इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाया गया। क्लियर है, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा किताब में, और ये 3 चीज याद रख लीजिएगा, ना याद रखें तो भी चलेगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, कैपिटल बी से, ठीक है, याद रखिएगा। तो फैक्टर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पे फील्ड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो पहला जो फैक्टर है दैट इज आई, यानी करंट, यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी करंट जितना ज्यादा होगा, करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। करंट जितना लेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही लो होगा, यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पहला फैक्टर याद रख लीजिएगा। दूसरा फैक्टर क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में ना सॉलिनॉइड के केस में ही मेजरली आता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो सॉलिनॉइड क्या है वो आगे देखेंगे, तो बस ये याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कोई भी कंडक्टर के ऊपर ना कॉपर का वायरिंग, कॉपर को कितने टर्न्स में वायर मतलब कॉपर वायर को कितने टर्न्स से मतलब उसको रैप किया गया है। जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा, ठीक है। जितना कम टर्न्स होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा। तो पहला है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सेकंड है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तीसरा है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, 1/d। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस, डी मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, यहाँ पे डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, यानी कंडक्टर से डिस्टेंस जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा, ठीक है। कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। कंडक्टर से जितना दूर आप जाएंगे मैग्नेटिक, ये सपोज मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे आते जाएंगे, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही कम जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब समझ पा रहे होंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो बी घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो बी बढ़ेगा, ठीक है। इसको वाइस वर्सा बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है, coil having many circular turns of insulated sieve का मतलब कॉपर है यहाँ पे, coil having many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in shape of a cylinder, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सोलिनॉइड एक जनरली कॉइल है जिसको हम कॉपर वायर से, इंसुलेटेड कॉपर वायर से इसको हम रैप कर देते हैं, यानी कि ये एक सिलेंडर के शेप में है, ये एक है कॉइल, उसको क्या करते हैं कॉपर वायर से ऐसे रैप कर देते हैं, बाइंड मतलब ऐसे बाइंड कर देते हैं कॉपर वायर से, सॉरी, ठीक है। ऐसे बाइंड कर देते हैं, यानी चारों ओर कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को घुमा के इसको रैप कर देते हैं, ये और ये सिलेंडर शेप में होता है तो उसको कहा जाता है सोलिनॉइड। सिंपल डेफिनेशन किताब में देखोगे थोड़ा उलझा हुआ दिया है तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिख लिया है, solenoid is a coil having many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in shape of a cylinder, यानी सिलेंडर के शेप में होता है solenoid। अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम चूज करते हो तो 12th में जब आओगे आप, फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद जो सेकंड ईयर में आओगे तभी मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके ऐसा चैप्टर आएगा, उसमें आप पढ़ोगे सोलिनॉइड के बारे में विस्तार से, यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है सोलिनॉइड क्या है, सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मतलब क्या टाइप्स ऑफ सोलिनॉइड कैसे होते हैं, आइडियल सोलिनॉइड होते हैं, नॉन आइडियल सोलिनॉइड होते हैं, वो काफ़ी सारे वगैरह वगैरह चीज़ें दी हैं। अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हो ज़रूर लेना क्योंकि साइंस इज जस्ट वाव सब्जेक्ट, ठीक है। अगर पढ़ते हो तो उसमें आप देखोगे सोलिनॉइड के बारे में पढ़ोगे 12th में। अभी फिलहाल के लिए सोलिनॉइड में बस डेफिनेशन याद रख लीजिए। और सोलिनॉइड ना मैं जनरली आपको 10th के हिसाब से मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, सोलिनॉइड ऐसे ऐसे, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना ये सोलिनॉइड का डायग्राम है, इसको रिप्रेजेंट सोलिनॉइड को ऐसे किया जाता है। और जो मैंने एन लिखा है, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जो कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाइंड किया जाता है, रैप किया जाता है, वो कितने टर्न से रैप हुआ है वो कॉइल में, ठीक है, उसको कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन। आई का मतलब है आई इधर करंट है, करंट इसके अंदर पास करता है फिर मूव करते करते इधर से बाहर निकल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बी क्या होगा सॉलिनॉइड में, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सॉलिनॉइड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है म्यू नॉट एन आई। आप बोलोगे भाई ये म्यू नॉट क्या है, आप पहली बार म्यू नॉट यहाँ पे अभी एक्चुअल में ये जो म्यू नॉट है ना, आप 10th स्टैंडर्ड में कहीं भी ये म्यू नॉट पाओगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ये म्यू नॉट जो है वो पहले तो म्यू नॉट का मतलब आप ये इसको म्यू नॉट भी कहा जाता है, आप पहली बार इसको सुन रहे हो शायद कि 10th स्टैंडर्ड में हो ना, आप 10th स्टैंडर्ड में आप म्यू नॉट पहली बार जिंदगी में सुनोगे कि साला म्यू नॉट क्या है, ठीक है। तो सरप्राइज नहीं होना है, ये म्यू जो है ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। ग्रीक अल्फाबेट जो है अल्फा बीटा गामा, वैसे म्यू भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। तो म्यू नॉट का मतलब है, पहले तो आप थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से थोड़ा पॉज लेते हैं। म्यू नॉट आप पहली बार 11th में देखोगे, किस चीज में, फिजिक्स में। कौन से चैप्टर में, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। म्यू नॉट को क्या म्यू नॉट को फ्रिक्शन चैप्टर में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, म्यू नॉट फ्रिक्शन चैप्टर में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, उसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एक्चुअली ना म्यू जो होता है वो नॉर्मली ऐसे होता है, ठीक है, यू दो टांगे इसके पीछे निकले हुए होते हैं, पर ये जो हम सर्कल लगा देते हैं इसके नीचे गोल जीरो, उसको बोलते हैं म्यू नॉट। जीरो मतलब नॉट होता है ना, तो म्यू नॉट बोल देते हैं। ये म्यू नॉट ग्रीक अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ म्यू ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है। म्यू नॉट का मतलब पहली बार आप 11th में देखोगे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करके होता है, ठीक है। आप बोलोगे भैया क्या बोले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आप जब 11th में साइंस लोगे ना तो पढ़ोगे फ्रिक्शन चैप्टर रह के आएगा, उसमें आप म्यू नॉट को देखोगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है वो। पर ये म्यू नॉट जब 12th में आप जाओगे, ये म्यू नॉट का वैल्यू भी चेंज होता है, और ये म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म भी चेंज होता है। 11th में आप म्यू नॉट को देखोगे फिजिक्स में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे ही आप 12th में जाओगे तो म्यू नॉट का और एक नाम आ जाएगा, ठीक है। मैं वो नाम आपको अभी नहीं बताऊंगा, नॉट बिकॉज कि मेरे को याद नहीं है, आई कैन रिमेंबर दैट नेम वेरी वेल, बट मैं इसीलिए आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो क्या बोल रहे हैं भैया, तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ना सॉलिनॉइड का B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये भी 10th क्लास में है नहीं, नहीं है 10th क्लास में, कोई भी किताब देख लोगे नहीं होगा। मैंने ये लिख लिया है क्योंकि मेरे को याद था 12th का एक टॉपिक था सॉलिनॉइड का, म्यू नॉट एन आई होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे जस्ट बिकॉज आप याद रख लो, और अगर एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि सॉलिनॉइड व्हाट इज सॉलिनॉइड, तो आप लिख लोगे coil having many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in shape of cylinder, फिर ऐसे डायग्राम बना दोगे, एन लिख लोगे नंबर ऑफ टर्न्स, करंट दिखा दोगे, और फिर छोटा सा साइड में लिख लोगे बॉक्स बना के B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई फॉर आइडियल सॉलिनॉइड। आइडियल सॉलिनॉइड मतलब क्या होता है, आइडियल का चीज का मतलब क्या होता है, यानी कि जो चीज पूरा प्योरली परफेक्ट होता है तो उसको हम आइडियल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला है ये सिर्फ आइडियल सॉलिनॉइड का, आइडियल सॉलिनॉइड के लिए ये, यानी कि हम मान के चलते हैं कि हमारे सॉलिनॉइड में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। पर सॉलिनॉइड के केस में भी और 3-4 फॉर्मूले से बन जाएगा म्यू बी निकालने के लिए। इनसाइड द सॉलिनॉइड सेंटर में क्या होगा, एट द एज क्या होगा, ठीक है, वो आप 12th में पढ़ोगे, फिलहाल आपको कोई जरूरत है नहीं। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसे न्यूमेरिकल आपको नहीं है, कंफ्यूज मत हो। म्यू नॉट का वैल्यू भी मेरे को पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का आपको, ठीक। बस याद रख लेगा म्यू नॉट एन आई है सॉलिनॉइड, आइडियल सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। अगर आप एग्जाम में लिख लेते हो तो एग्जामिनर को थोड़ा लगा कि हाँ यार बच्चे को काफी बहुत पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा पता है, इंप्रेशन थोड़ा अच्छा क्रिएट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। बाकी आपकी किताब में सॉलिनॉइड का ऐसे डायग्राम भी ऐसे वाला डायग्राम नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला भी नहीं है, मैं अपने आप से ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करना, बुरा लगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, बस डेफिनेशन याद रखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पियर सजेस्टेड दैट व्हेन करंट आई इज पास थ्रू ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। यहाँ पे एम्पियर कौन है, एम्पियर मतलब ये जो करंट है उसका यूनिट एम्पियर है, मेरे को भी पता है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसका पूरा नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन सॉरी याद नहीं आ रहा है उनका नाम, थोड़ा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, महान फिजिसिस्ट है, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट। तो एम्पियर सजेस्टेड दैट व्हेन ए करंट आई इज पास थ्रू ए कंडक्टर एल प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। तो एम्पियर यहाँ पे कहते हैं जब एक करंट आई, यानी आई करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर जिसका लेंथ एल हो, और वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड
से परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड और उस कंडक्टर के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो, परपेंडिकुलर हो दोनों टू ईच अदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर। तो एंड द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, वहीं पे किया दिया गया है। यानी कोई भी एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ एल हो, ठीक है, और वो उसके अंदर हम एक आई नाम का करंट को पास करा रहे हैं, ठीक है, यानी मूव करा रहे हैं, और वो जो कंडक्टर है एल लेंथ का, वो किसी भी बी वाले मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, यानी उसके बीच में थीटा, या थीटा मतलब एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तो आप तक पढ़ लिया होगा, मैंने भी आपको पढ़ा दिया था। तो हम 10th से थीटा को ट्रिग्नोमेट्री, थीटा को एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है, ये जो फील्ड है और ये जो कंडक्टर है, इन दोनों के ये परपेंडिकुलर रखे गए हैं, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एंगल को, ठीक है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर साइंटिस्ट वो कहते हैं कि when current is passed through a conductor of length L placed in a perpendicular magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर कंडक्टर को प्लेस कर दें और उसमें आई करंट को पास करा दें, तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एक्सपीरियंस किया जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं हम, IBL साइन थीटा, ठीक है। इसके ऊपर जरूर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, याद रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये एड ऑन करके दिखाया है, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, लेकिन इसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछ लेता है कि कोई भी एक कंडक्टर हो जिसका लेंथ आपको दिया गया है 20 मीटर्स, ठीक है, 20 मीटर का लेंथ दिया गया हो, और उसमें आई करंट कितना पास करा जा रहा है, सपोज 4 एम्पियर करंट उसमें पास कराया जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका दिया है B इज इक्वल टू, सपोज दिया गया है 10 टेस्ला, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के लेंथ में जो एंगल है वो अगर 30 डिग्री है, यानी थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, तो फाइंड F मैग्नेटिक फोर्स, F M मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है आपका IBL साइन थीटा। आई का नाम, आई मतलब क्या है, कितना दिया है 4 एम्पियर, तो फोर्स होगा हमारा 4 एम्पियर इंटू 20, लेंथ आई बी कितना दिया है 10 टेस्ला, इंटू एल लेंथ कितना है 20, इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, 2 से ये कट गया तो 10 हो गया, तो 10 10 100 इंटू 4 400। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी चीज टाइप का फोर्स है उसका यूनिट हमेशा न्यूटन ही होता है, तो 400 न्यूटन फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली एम्पियर का सर्किट, एम्पियर के लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए बस फॉर्मूला याद रखिए IBL साइन थीटा। दिखा दे एग्जांपल लेके कि कैसे निकालना होता है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है, फोर्स दिया गया है, आई दिया गया है, बी दिया गया है, साइन थीटा, थीटा एंगल भी दिया गया है, बस आप निकालिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या फिर चारों में से पांचों में से कोई एक चीज दिया रहेगा, थीटा निकालने को बोल देगा, सब दिया रहेगा बी निकालने को बोल देगा, ठीक है। बस आप ये फॉर्मूला रखिए याद, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, यहाँ पे एक है मतलब नेम टू रिमेम्बर, ठीक है। H.C. ओरस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक फिजिसिस्ट थे, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड उनका नाम था, ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को पहली बार इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे अफवाह फैलाया जाता है कि उन्होंने बाई मिस्टेक, गलती से मतलब बाई मिस्टेक उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर कर लिया था, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। गलती से कैसे कोई चीज़, मतलब हाँ गलती से आपको कुछ क्लू मिल सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरा गलती से आपने मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे मैं बैठा था गलती से मेरे को दिख गया कि हाँ भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे तो नहीं होगा। उन्होंने ऐसा किया होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे काफ़ी सारे, फिर उनको मैग्नेटिक फील्ड पता चला होगा, पर वो ऐसे दिखाया जाता है कि उन्होंने बाई मिस्टेक कर लिया था। छोड़ो भाई उनका मौज है, लेकिन आप बस याद रख लीजिएगा हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर
आज का आखिरी टॉपिक है पार्ट 1 का, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता, मतलब हम जान सकते हैं कैसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कैसे फाइंड आउट करें। तो पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मतलब राइट हैंड का मतलब ये होता है, कोई कोई लोग होते हैं जो लेफ्ट से लिखते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब, तो ये मत समझना कि उनका जो लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं मतलब उनका राइट लेफ्ट हो जाता है, नहीं होता है। राइट हैंड हमेशा ये होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा ये होता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जो थंब है हमारा, थंब, ये वाला थंब, ये हमेशा डिपिक्ट करता है किसको? ये हमेशा थंब जो है राइट हैंड का, ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कंडक्टर में। और ये जो बाकी जो 4 फिंगर्स हैं, इनका जो मूवमेंट होता है, इस तरीके का मूवमेंट होता है, ऐसे थम्स अप वाले सिंबल में ये इनका जो मूवमेंट ऐसे दिखाई देता है ना, इनका मूवमेंट इस तरीके का क्लोज करता है। ये जो 4 उंगली है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। 1 मिनट, ठीक है, ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये कंडक्टर है और यहाँ पे करंट ऐसे ऊपर फ्लो हो रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ब्लैक कैप की ओर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या होता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है। तो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस करते हैं, यानी ऊपर जा रहा है करंट तो हमने थंब को ऊपर प्लेस किया, ऊपर की ओर। बाकी क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे जब करते हैं तो जनरली 2 डायरेक्शन होता है, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। इनटू द प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन के अंदर घुस रहा है। आउट ऑफ द प्लेन क्या हो रहा है, प्लेन के बाहर जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का 2 ही डायरेक्शन हम थियोरेटिकली देते हैं, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। नॉर्थ या साउथ नहीं करते, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, याद रखिएगा हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू द प्लेन, टू मतलब आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। इनटू द प्लेन को टूवर्ड्स भी प्लेन कहते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन को अवे फ्रॉम द प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, याद रखिएगा। तो अगर एग्जाम आप पूछ लेता है, ऐसे एक दे दिया और एक कंडक्टर है और इसको हमेशा क्या करो ना, पेपर में दिया रहेगा, तो मान लेते हैं ये मेरा पेपर है, ठीक है, शीट, और एक ऐसे एक स्ट्रेट वर्टिकली अपराइट वायर दिया गया है और करंट ऊपर जा रहा है। तो करंट ऊपर जा रहा है मतलब थंब को भी ऊपर ही प्लेस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और बाकी इसको मूव करूंगा ऐसे करके, ये जो 4 फिंगर से ऐसे मूव करूंगा। ये जो मूव कर रहा हूँ ये क्या देख रहा हूँ, ये बाहर से होके अंदर तक आ रहा है, अंदर के ओर आ रहा है, यानी टूवर्ड्स द प्लेन आ रहा है, टूवर्ड इनटू द प्लेन आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन, ठीक है। अगर उस केस में अगर इसको उल्टा कर दें, यानी करंट नीचे फ्लो हो रहा है, तो थंब को भी उल्टा प्लेस करूंगा ऐसे करके। बाकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा अगर उल्टा करूं, ऐसे करके, ऐसे जब करता हूँ, यानी थंब नीचे, करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे, बाकी इसको अगर ऐसे मूव करूं तो ये क्या हो रहा है, प्लेन से बाहर जा रहा है। तो सिंस ये बाहर जा रहा है तो ये होगा आउट ऑफ द प्लेन या फिर अवे फ्रॉम द प्लेन। क्लियर है? हाँ क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम देख लेते हैं। और एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, उन्होंने भी और एक मेथड दे दिया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या कहते हैं, ये डायग्राम आप देखिए समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये कहता है कि अपने 3 फिंगर लेफ्ट हैंड लो, उसमें से थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऐसे प्लेस करो जैसे कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ये तीनों उंगलियां, यानी ऐसे प्लेस कर दिया मैंने, ऐसे देखा, ये इसके साथ 90 डिग्रीज में हो गया, ये इसके साथ 90 डिग्रीज में हो गया, और ये इसके साथ 90 डिग्री हो गया, तीनों 90 डिग्रीज में ही है, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस बन गया ऐसे करके, ठीक है। 3D तो आप अभी गए नहीं, जब 11th 12th में मैथ्स पढ़ोगे तभी 3D ज्योमेट्री में आप देखोगे ऐसे होता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से तीनों उंगलियां लेफ्ट हैंड के लो और उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर करके रख लो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे, ये हैंड का नहीं है, ये हैंड में सिर्फ राइट हैंड थंब रूल होता है, आउट इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये भी इनटू द प्लेन होता है, ये भी इनटू द प्लेन होता है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख के ही आप समझ पाओगे, ठीक है। लेकिन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहता है, 3 उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रख लो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रखने के बाद
पहला जो थंब फिंगर है उसको एफ का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, एफ का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। थंब फिंगर क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इंडेक्स फिंगर जो है वो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बी यानी जो हमें चाहिए, यानी हम जो निकालना चाहते हैं जिसका डायरेक्शन। इंडेक्स फिंगर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी देख लेते हैं, ये कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। करंट ऊपर जा रहा है तो हम इसको कैसे प्लेस करेंगे, मिडिल फिंगर को, कि ये भी ऊपर जाएगा, तो ऐसे हम प्लेस करेंगे। तो मिडिल फिंगर भी ऊपर की ओर प्लेस हुआ है, करंट भी ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन हमने देख लिया, करंट का डायरेक्शन ऊपर हो रहा है। और ये है एफ यानी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम भूल जाते हैं, बाहर में जाइए, इसका कुछ दरकार ही चाहिए। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी का जो है डायरेक्शन। तो बी का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर निशाना कर रहा है, यानी अगर ये प्लेन में मान के चलूँ तो इसको अगर प्लेन मान के चलूँ तो इसके रेफरेंस में ये क्या हो रहा है, बी बाहर की ओर दिखा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन या फिर अवे फ्रॉम द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ दो ही चीजों से आपको दिखाना है, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन या फिर अवे फ्रॉम द प्लेन भाग रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि ये नीचे आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तो भी ये आउट ऑफ द प्लेन ही हो रहा है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन को ही इनटू द प्लेन कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ही यूज करके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। पर मेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आया, करंट का डायरेक्शन तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हमें क्यों निकालना है, हमें क्यों एफ मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमें क्यों दिखाना है जब तक, क्योंकि हमें चाहिए तो बस यही। पता नहीं अब तक मेरे को मैं ये सवाल शायद 12th में हमारे टीचर थे उनको पूछा था, पर उन्होंने कहा कि गुड क्वेश्चन, उसके बाद मैंने कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने उनको रिपीटेडली और पूछा नहीं, मैं छोड़ो फालतू चीज़ें कोई अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैं 12th में से मैथ्स के ऊपर फोकस करता था, बोला छोड़ो फालतू, मैथ्स को पढ़ने मैं 12th में फोकस ही नहीं करता पढ़ाई के ऊपर, ठीक है, सीनियर बन गया था। पर आपको आप सबको करना है फोकस, ठीक है। देख लिया मैग्नेटिक फील्ड कैसे किया जाता है। अगर आप एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तीनों उंगली में कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो आप क्या करेंगे ना, चुपके से आप राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल लीजिएगा। राइट हैंड थंब रूल ईजी है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ये बहुत ईजी है, दो ही चीज़ें हैं, एक थंब करंट के डायरेक्शन को, बाकी तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल दीजिएगा और एंड में लिख दीजिएगा आंसर इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे होता है पार्ट 1 हमारा कंप्लीट, और थोड़े से इसका पोर्शन बच गए, इसको हम सेकंड वीडियो में 15-20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय तो नहीं बोलूँगा अभी फिलहाल के लिए, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बाय बाय।